अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK Ideas में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो आपके सामने पैनल पर नज़र आ रहा है, आज का हमारा टॉपिक है मोमिन खां मोमिन। जब गालिब और ज़ौक़ का जब दौर चल रहा था, उसी दौर में एक अजीम शायर थे मोमिन खां मोमिन। बहुत अजीम शख्सियत है, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अजीम शख्सियत हैं, अजीम कलाम है और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। अगर मोमिन के बारे में मैं ख़ास बात अगर आपके सामने रखता हूं दोस्तों, तो उनकी कुछ ख़ास चुनिंदा बातों में एक ही आती है, इनको मकर शायराना या मकर शायराना इनको लक़ब दिया गया है। इनकी शायरी में मकर नज़र आता है। मकर शायराना से मुराद है मकर, एक धोखा, मकर मतलब फ़रेब, धोखा। इनकी शायरी में एक धोखा नज़र आता है। धोखे से मुराद है ये अपनी शायरी में कुछ इस तरह की बातें पेश करते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नज़र आता है कि जो शायरी में बात कही गई है उसमें महबूब का फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बात की गहराई में जाया जाता है तो पता लगता है इसमें माशूक का यानी ख़ुद का ही फ़ायदा हुआ करता है। दूसरा, हकीम मोमिन खां मोमिन। हकीम इनके नाम के आगे लगा है, इसका मतलब ये कौन थे? हकीम थे, उस ज़माने के डॉक्टर थे। तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर होने के साथ साथ इनकी काफ़ी इज़्ज़त अज़मत भी थी। तो इज़्ज़त अज़मत होने की वजह से इनका नाम था, एक रुतबा था, एक ज़ौम था। इसी वजह से इन्होंने शायरी को कभी अपना पेशा नहीं बनाया, क्योंकि इनका खुद का इतना नाम था, उसी से काम धंधा चल जाता था। तो शायरी करके पैसे कमाने की ज़रूरत कभी नहीं बनी। तीसरी बात, हकीम मोमिन खां मोमिन की शायरी में सिर्फ गज़ल को शायर हैं और इनकी शायरियाँ सिर्फ इश्क मोहब्बत तक ही रह जाती है, इसलिए इनको इश्किया शायरी का इमाम भी कहा जाता है। और भी बहुत सी बातें हैं, हम वन बाई वन आगे से आगे आपके सामने पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे। टॉपिक है हमारा मोमिन खां मोमिन। असल नाम मोमिन हकीम मोमिन खान। हकीम मतलब हिकमत करने वाला, तिब यानी डॉक्टरी करने वाला। तखल्लुस इनका मोमिन, यानी इन्होंने अपने नाम को ही इसका जुज़ बना लिया, अपने तखल्लुस का जुज़ बना लिया। जबकि बहुत से शुअरा ने क्या किया है, नाम कुछ और है और तखल्लुस उन्होंने कुछ और ही इस्तेमाल किया है। नाम है अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस रखा है हाली। नाम है शेख इब्राहिम, तखल्लुस रखा है ज़ौक़। नाम है मोहम्मद रफ़ी और तखल्लुस रखा सौदा। लेकिन जब अपने ही नाम का एक तखल्लुस रखा जाता है तो अपने ही जुज़ से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शायर ऐसे भी हुए हैं। वालिद का नाम है ग़ुलाम नबी खान। क्या नाम है? ग़ुलाम नबी खान। पैदाइश इनकी हुई 1800 ईस्वी में, मोहल्ला कूचा, चीलान, दिल्ली में। अब ये चीलान पढ़ सकते हैं, चैलान पढ़ सकते हैं, किसी बुक में चहलान भी लिखा है, कहीं मैंने पहलान भी पढ़ा था कहीं, ठीक है। तो असल ये चीलान ही है, वैसे चहलान दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। वफ़ात हुई 1852 दिल्ली में ही। शागिर्द की बात की जाए तो इनके शागिर्द हैं सैयद यूसुफ अली ख़ान नाजिम और मीर तस्कीन दहलवी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके तारुफ, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में कि मोमिन क्या हस्ती है, मोमिन क्या शख्सियत है। मोमिन एक खुश तबा, जिंदा दिल और एक आशिक मिजाज इंसान थे। ये मैं आपको शुरुआत बता चुका हूँ, क्योंकि मोमिन की शायरियाँ इश्क मोहब्बत से आगे नहीं बढ़ती हैं। उनका दायरा है, एक महदूद दायरा है जो इश्क मोहब्बत से बाहर नहीं आता है। मोमिन 19वीं सदी के शायर हैं। इस सदी में जहाँ गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र, शाह नसीर का नाम नुमाया है, ये नाम का नुमा हो गया दोस्तों, ये नुमा नहीं है, नाम है, क्या है, नाम नुमाया है। वहीं मोमिन का नाम भी अहमियत का हामिल है। वहीं मोमिन का नाम भी बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जा सकता है। इनमें सबसे अहम शायर गालिब हैं, लेकिन गालिब के बाद दूसरे अहम शायर मोमिन हैं। गालिब के दौर की अगर बात की जाए तो गालिब के वक्त में बहुत सारे शुअरा थे, लेकिन अगर सारे शायरों में अज़मत की बात की जाए, बरतरी की बात की जाए, बड़ाई की बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि गालिब से बढ़कर कोई शायर पैदा नहीं हुआ है उस दौर में। लेकिन गालिब के बाद अगर सेकेंडरी लेवल पर किसी को देखा जाए तो मोमिन का नाम ही सेकेंडरी लेवल पे आता है। मोमिन का शुमार मुमताज़ गज़ल गो शुअरा में होता है। आप खालिस गज़ल गो शायर हैं। इनकी असल पहचान गज़ल गो शुअरा की हैसियत से होती है। हालांकि इन्होंने मसनवी और कसीदे भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी इनको खालिस गज़ल गो शायरी में इनका नुमाया नाम है बहुत ज़्यादा। इनकी गज़लों में वारदात इश्क के मुख्तलिफ रंगों में नज़र आता है। इश्क में कैसे हालात, कैसी वारदातें पेश आती है, आपकी उन सारे मरहलों को इन्होंने अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में पेश किया है। इनकी शायरी का दायरा इश्क तक महदूद है, यानी इनकी शायरी की असल बुनियाद सिर्फ इश्क है, फ़कत इश्क है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस महदूद दायरे में उन्होंने बड़ी जिद्दत से काम लिया है। जिद्दत कहते हैं बड़ी नवीनता से, एक नए और अनोखेपन से आपने काम लिया है। आपका इश्क फिजूल और राहेगा नहीं, बल्कि एक पाक और पाकीज़ा मोहब्बत आपने फरमाई है।
ख़ानदान और ख़ानदानी हालात के बारे में अगर बात करते हैं तो मोमिन खान नाम उनके वालिद के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रखा था। मोमिन के वालिद हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान भी हिकमत के पेशे से मुताल्लिक थे, उसी से जॉइंट थे। इनके आबा व अजदाद कश्मीरी थे। इनके आबा व अजदाद कौन थे दोस्तों? कश्मीरी थे। इनके वालिद ग़ुलाम नबी ख़ान वो भी हाकिम थे और मोमिन भी क्या थे? हाकिम थे, खुद भी डॉक्टर थे उस ज़माने के। मोमिन का दादा हकीम नामदार अपने भाई हकीम कामदार के साथ 1761 में शाह आलम के ज़माने में कश्मीर से दहली आए और शाही अतिब्बा में उनका शुमार होने लगा। शाही अतिब्बा कह सकते हैं बादशाहों के ख़ानदान में जो स्पेशल डॉक्टर हुआ करते थे, उनमें उनके दादाओं का, उनके पूर्वजों का, उनके परिवार वालों का नाम हुआ करता था। तो कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हैं कि ना सिर्फ मोमिन बल्कि उनके वालिद बल्कि उनके दादा सभी हिकमत का काम किया करते थे, सभी उस पेशे से क्या थे? मुंसलिक थे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये डॉक्टरी का काम, हिकमत का काम उनको अपने विरसे में, अपनी विरासत में मिला था। ये उनका ख़ानदानी पेशा था। ठीक है। हकीम नामदार के बेटे ग़ुलाम नबी ख़ान भी हकीम थे। उनके बाद उनके बेटे हकीम मोमिन भी अहम तबीब माने जाते थे। तबीब डॉक्टर को ही कहा जाता है। इस तरह मोमिन एक ख़ानदानी हकीम थे और हिकमत उनका मौरसी पेशा था। कौन सा पेशा था? मौरसी पेशा था, यानी ख़ानदानी पेशा था। मोमिन शायरी को सिर्फ शौक़ के तौर पर करते थे, उसको कभी उन्होंने पेशा नहीं बनाया। यानी मोमिन ने क्या किया था? मोमिन ने इस काम को अपना पेशा नहीं बनाया, उनको ज़रूरत नहीं थी कभी इतने पैसे की। मोमिन शायरी को सिर्फ शौक़ के तौर पर करते थे, उसको कभी उन्होंने पेशा नहीं बनाया। मोमिन की पैदाइश दिल्ली में मोहल्ला कूचा चीलान में हुई थी। उनका घर शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में था। उन्होंने ही मोमिन का नाम मोमिन तजवीज़ किया था। हालांकि घर वाले हबीबुल्लाह नाम रखना चाहते थे। किनका? मोमिन का नाम घर वाले क्या रखना चाहते? हबीबुल्लाह रखना चाहते थे। लेकिन अजीज़ साहब ने उनका नाम शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला ने उनका नाम तजवीज़ किया मोमिन, और तभी उनका नाम मोमिन रखा गया। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला ने ही पैदाइश के वक्त उनके कान में आज़ान दी थी। अब बात करते हैं तालीम के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। तालीम की इब्तिदा रिवाज के मुताबिक घर से हुई थी, जैसा कि सभी शायरों के साथ हुआ है। रिवाज ऐसे ही था, सबसे पहले तालीम शुरुआत घर से होती है। उसके बाद मोमिन का दाखिला शाह अब्दुल कादिर के मदरसे में करा दिया गया, जहां उन्होंने अरबी, फ़ारसी, हदीस और मंतिक वगैरह की तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने दौर के जय्यद उलमा से तालीम हासिल की। जय्यद कहते हैं अजीम, बहुत आला दर्जे के उलमा से आपने तालीम हासिल की। शायरी में मोमिन ने शाह नसीर को अपना उस्ताद बनाया, लेकिन बहुत जल्द ही उनका रिश्ता मुनक़ता हो गया, यानी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं ठहरा और बाद में कट हो गया। इसके अलावा मौलवी इस्माइल से भी शायरी में इस्लाह ली थी। इनके अलावा मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून, उलूम जमा है इल्म की, फ़नून जमा है फ़न की, अलग अलग शैक्षिक क्षेत्रों में और ट्रेडिंग क्षेत्र में, दोनों ही चीज़ कह सकते हैं ना। फ़न यानी बना कला के क्षेत्र में भी मोमिन को महारत हासिल थी। मसलन मंतिक, तिब, शतरंज, रियाजी, इल्म नजूम और रमल। अब ये क्या चीज़ें हैं? मंतिक, तिब कहते हैं डॉक्टरी को, शतरंज आप जानते ही हैं, रियाजी कहते हैं गणितज्ञ, गणितज्ञ, इल्म नजूम सितारों का जानकार, जैसे कहते हैं खगोल शास्त्र, इल्म नजूम खगोल शास्त्र, और रमल कहते हैं ज्योतिष विद्या का भी आपको काफ़ी अच्छा इल्म था। किनको? मोमिन को। सोचिए काफ़ी कितने सारे कामों में आपको महारत थी। तारीख़ गोई में भी बड़े माहिर थे, नित नए नए अंदाज में तारीख़ कहते थे। उर्दू के अलावा उनको फ़ारसी ज़बान में भी महारत हासिल थी। फ़ारसी में उनका एक दीवान भी है। क्या है? दीवान है। अब बात करते हैं हालात ज़िंदगी के बारे में, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र और शाह नसीर मोमिन के हम असर शुअरा हैं, हम असर समकालीन। ये उसी दौर के शायर हैं जब मोमिन का दौर था। तो मोमिन के टाइम में गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र, शाह नसीर भी थे। गालिब साहब से बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात भी थे, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। गालिब नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ था। फ़ज़लुल हसन और हकीम एहसनुल्लाह मोमिन के अहबाब ख़ास में शुमार किए जाते हैं, ख़ास दोस्तों में शामिल किए जाते हैं। मोमिन के असफ़ार जमा है सफ़र की। मोमिन ने सफ़र कहाँ किए हैं? मोमिन के खतूत से पता चलता है कि उन्होंने जहांगीराबाद, सहारनपुर, झज्जर, रामपुर और फ़िरोज़पुर का सफ़र किया है। मोमिन ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी एक ज़मींदार घराने में की और दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में हुई थी। जो पहली शादी हुई थी उसको उसके टूटने की वजह थी आपसी क्लेश, घरेलू क्लेश की वजह से, रोज़ के किच से तंग आकर उनको वो शादी को तर्क करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तलाक देना पड़ा, और बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी जो कि ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में हुई थी।
मोमिन ने मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान गज़ल है। उन्होंने सिर्फ गज़ल ही सबसे ज़्यादा आला दर्जे की कही है। हालांकि जो भी लिखा है सब आला दर्जे का ही लिखा है, कमतर शायर नहीं थे, बहुत आला दर्जे के शायर हैं वो भी। गज़ल में भी उनका दायरा सिर्फ इश्क तक महदूद है, लेकिन इस महदूद दायरे में उन्होंने जिद्दत से काम लिया है। अगर बात की जाए कि मोमिन ने सिर्फ इश्क और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इश्क और मोहब्बत में भी ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को पेश किया है, ऐसी जिद्दत तराजी के साथ कलाम को पेश किया है, एक नवीनता, एक नएपन के साथ बातों को पेश करने का उन्होंने इस फ़न को आजमाया है। शायद, यहाँ लफ्ज़ लिखा मैंने शायद, बात पूरी ऑथेंटिक नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि उनको एक पर्दा नशीन खातून से इश्क हो गया था। ये खातून हिजाब तखल्लुस करती थी, ये खातून अपना हिजाब तखल्लुस रखा करती थी, हिजाब, और उनसे उनको क्या हो गया था, इश्क हो गया था। उसके बाद उनको इश्क मोहब्बत से लगाव हो गया था, और इश्क मोहब्बत में पढ़ने के बाद उन्होंने गज़लें लिखना शुरू किया, जो कि सिर्फ इश्क आशिकी तक ही महदूद रहकर रह गई थी। 1842 में जब गालिब ने दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाने से इनकार कर दिया, अब गालिब खुद तो कभी स्कूल गए नहीं थे, मैंने बताया ना आपको पहले, गालिब खुद तो कभी स्कूल गए नहीं थे, लेकिन चूंकि उस ज़माने के बहुत आला दर्जे के इंसान थे, शेर व शायरी में बड़ा उनका नाम था, बड़ा ज़ौम था, तो उसके बाद उनको दिल्ली कॉलेज में सर टॉमस ने उनको बुलाया पढ़ाने के लिए, लेकिन गालिब ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो टॉमस ने ये जगह 80 रुपये माहाना पर मोमिन को देना चाहिए, लेकिन मोमिन ने भी मना कर दिया, क्योंकि गालिब के बाद अगर दूसरा नाम किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है तो मोमिन का ही नाम आता है। फ़ारसी पढ़ाने के लिए बुलाना चाहा, लेकिन ये नहीं गए थे। उसके बाद महाराजा कपूरथला ने मोमिन को 300 रुपये माहाना पर अपने यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि उनके गवैये की तनख्वाह भी 300 रुपये है तो उन्होंने मना कर दिया। इसे कहते हैं खुददारी, इसे क्या कह सकते हैं, खुददारी। मोमिन ने 300 रुपये हाथों भर ली थी, लेकिन जब पता लगा कि उनके यहाँ जो गाना गाता है गवैया, उसको भी 300 रुपये दिए जाते हैं, तो उनको लगा कि मेरी अजमत का ये सिला 300 रुपये गवैये को दिए जाते हैं और मैं उस अजीम काम के लिए 300 रुपये तनख्वाह लूँगा। उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, मना कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों मोमिन के गज़ल गोई के खुसूसियात, और इससे सवाल बनना तय है। इससे सवाल बनना क्या है, तय। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज समझाया गया है। अब इन बातों पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि मोमिन की गज़ल गोई की खुसूसियत लोगों से थोड़ी हटकर है, कुछ नयापन है इसमें। क्या है, आइए बारी बारी देखते हैं। मोमिन एक इश्किया शायर हैं, उनकी शायरी में इश्क को मरकज़ियत हासिल है, यही उनकी शायरी का दायरा है। ये बात याद रह जाएगी कि मोमिन की जो शेर व शायरी, जो गज़लें हैं, सिर्फ इश्क मोहब्बत तक ही सीमित है। मोमिन को इश्किया शायरी का इमाम कहा जाता है, ये सवाल आपका बनता है। किसको इश्किया शायरी का इमाम कहा जाता है? मोमिन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आशिकाना मज़ामीन को ही पेश किया है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मामला बंदी। ये इनकी शायरी की खूबी है। अब मामला बंदी क्या है, देखिए, आशिक व माशूक के दरमियान पेश आने वाली बातें या वाक़ियात का आशिकाना बयान ही मामला बंदी कहलाता है। आशिक और माशूक के बीच में होने वाली वार्तालाप, होने वाला संवाद, उसी बातों को, उन्हीं वारदात को, उसी वाक़ियात को पेश करना क्या कहलाता है? मामला बंदी कहलाता है। इसके बाद अगली खूबी है तगज़्ज़ुल। क्या है? तगज़्ज़ुल। ये भी मोमिन की शायरी की अहम खूबी है। ये एक शहरी इस्तिलाह है जो शायरी में लुत्फ़ व असर और हुस्न पैदा करती है। ये शहरी इस्तिलाहात का नाम है तगज़्ज़ुल। अब क्या होता है, मोमिन के तगज़्ज़ुल को मजमूई तौर पर रंग और उससे ताबीर किया जाता है। इनकी गज़लें रिवायती और रस्मी होने के बावजूद तगज़्ज़ुल से पुर होती है। इसके अलावा इनकी गज़लों में बांकपन, निखार और रंगीनी भी होती है। नाजुक ख्याली और मजमून आफरीनी भी उनके कलाम की अहम खसूसियात हैं, जिसमें मोमिन इस तरह बात से बात पैदा करते हैं कि असल मफ़हूम तक रसाई बहुत मुश्किल होती है। असल बात क्या कहना चाहते हैं उस तक पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अब है हुस्न मक्ता। इस सवाल को बहुत ही घुमा फिरा कर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। हुस्न मक्ता ये मोमिन की शायरी की सबसे अहम खूबी है, इसलिए इसको ब्लू अलग से लिखा है। ये मोमिन की शायरी की सबसे ख़ास, सबसे अलग हटकर चीज़ है। मोमिन ने अपने तखल्लुस को अपने मक्ता में ऐसे पेश किया है जैसे उस मक्ते का एक जुज़ बना दिया है। यानी जब उसके मक्ता को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इस जगह मोमिन का नाम नहीं होता तो शायद बात अधूरी रह जाती, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायर बना नाम लिखे या ना लिखे बात मुकम्मल हो सकती है, लेकिन मोमिन अपने नाम को, अपने तखल्लुस को ज़ू मानी तौर पर पेश किया है, कई बार मानी खेज़ अंदाज में पेश किया है, और हुस्न मक्ता कहते हैं, मक्ता का हुस्न बढ़ाने वाला आपने काम किया है। मोमिन ने तखल्लुस को इस तरह इस्तेमाल किया है कि वो शेर का हिस्सा बन जाता है। क्या बन जाता है? शेर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हुस्न मक्ता के लिए सबसे अजीम शायर किसको माना जाता है?
मोमिन को माना जाता है। मोमिन ने तखल्लुस को ज़ुमानी अंदाज में इस्तेमाल किया है। तखल्लुस को, अपने ही नाम को दो अलग अलग मतलब से इस्तेमाल किया है। अगर पढ़ा जाए मतलब ऐसे भी निकल सकता है, मतलब ऐसे भी निकल सकता है। पढ़ने पर उसका अंदाज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मोमिन ने तखल्लुस को मानी खेज अंदाज में पेश किया है। मानी खेज, मीनिंगफुल। अब देखिए मोमिन का मतलब क्या होता है। मोमिन का मतलब वो जो ईमान लेकर आए। मोमिन का मतलब वो जो ईमान लेकर आए, जो इस्लाम कबूल करे, जो ईमान पर चलने वाला हो, ईमानदार हो, उसे मोमिन कहा जाएगा। अब मोमिन का मतलब, मोमिन का नाम भी है मोमिन, तो उन्होंने कई बार ऐसे इस्तेमाल किया है कि मोमिन उनका नाम भी हो गया है, उनका तखल्लुस भी इस्तेमाल हो गया है और कई बार ईमान की बात भी उसमें शामिल कर दी है। तो ये मानी खेज अंदाज में पेश करने का हुनर सबसे ज़्यादा मोमिन में ही पाया जाता है। अब एक इनकी खूबी है मकर शायराना। क्या है मकर शायराना? ये मोमिन का लक़ब भी है। ये मोमिन का लक़ब भी है। उन्होंने शायरी में एक नए अंदाज की बुनियाद डाली है जिसे मकर शायराना कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है देखिए, उन्होंने बाज़ मरतबा शायरी में एक ऐसी बात कही है जिससे बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि माशूक का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि दर हकीकत इसमें आशिक का ही फ़ायदा है। कहने को तो बात ऐसी लगती है कि सामने वाले माशूक का फ़ायदा है, लेकिन बात को डीपली जब गहराई से जब देखा जाता है तो पता लगता है कि इस माशिक खुद का ही फ़ायदा देख रहा है। ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने इनकी शायरी को मकर शायराना कहा है। अल्फाज के इंतखाब और उनके तरतीब का भी उन्होंने ख़ास ख्याल रखा है। मोमिन ने अपनी गज़लों में बहरों का भी ख़ास ख्याल रखा है, जिससे उनकी शायरी में तरन्नुम पैदा हो जाता है। तरन्नुम कहते हैं लय को, संगीत को पैदा हो जाता है। ये तस्वुर को तस्वीर की शक्ल देने में बड़ी सलाहियत से काम लेते हैं। इनके अलावा इनके कलाम में इबहाम बहुत ज़्यादा है, यानी बात को खुलकर बयान ना करना, गोल मोल अंदाज में बात कहना इबहाम के कहलाता है। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, गज़ल वाला में बताया था कि एक वक्त आया था जब एहाम गोई भी हो गई थी। एहाम इबहाम एक ही चीज़ है। एहाम का मतलब होता है वहम पैदा करना, इबहाम का मतलब होता है पोशीदा चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें। यानी ये अपनी गज़लों में इस तरह बातों को पेश करते हैं कि बात साफ़ तौर पर नुमाया नहीं हो पाती है, बात साफ़ तौर पर नुमा नहीं होती है। ये शायरी की खूबी भी है और इसकी खामी भी। अगर बात को छुपा कर बयान किया जाए, कि अगर बात को बहुत ज़्यादा डीपली सोचा जाए तो ही उसका मतलब समझ में आए कि अच्छा मतलब तो ये था, तो ये शायरी की खूबी है। लेकिन ये शायरी कमी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात को इतना ज़्यादा घुमाव फिराव, इतना पेचदार पेश कर दिया जाता है, इतना पेचीदा तरीके से पेश कर दिया जाता है कि बंदा कितना ही पढ़ ले, कितना ही डीप चला जाए, वो उसका मतलब समझ ही नहीं पाता है। अब जब पढ़ने वाला कारी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा तो फिर वो गज़ल किस काम की, फिर वो तो बेमाना हो गई। क्या हो गई? बेमाना हो गई। तो वो गज़ल की खामी भी है। तो इबहाम गोई क्या है? शायरी की खासियत भी है और शायरी की खामी भी है, उसकी खूबी भी है, उसकी खामी भी है। दोनों चीज़ों में शामिल किया जाता है। थोड़ा बहुत है तो खूबी है, बहुत ज़्यादा है तो खामी है। मोमिन ने अपने कलाम में इशारों से बहुत ज़्यादा काम लिया है। ये बात को इस तरह इशारों में कहते हैं कि बात का समझना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ उनकी शायरी को मुश्किल बना देती है। कई बार मोमिन की शायरी को पढ़ने में उनका मतलब, उनका मफ़हूम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोमिन ने अपने कलाम में इस्तारात और तशबीहात का भी बहुत इस्तेमाल किया है। मोमिन अपने कलाम में रियायत लफ्ज़ी और इबहाम का इस्तेमाल क़सदन करते थे। क़सदन कहते हैं जानबूझ कर करते थे, बल्कि मोमिन इसे शायरी के लिए एक ज़रूरी ख्याल करते थे और इसे कादिरुल कलामी कहते थे। ये कहते हैं बहुत बड़ी बात है अगर आप इबहाम गोई को इस्तेमाल करते हैं, और जानबूझ कर इस्तेमाल करते थे। मोमिन ने अपनी शायरी में नए नए अल्फाज और नई नई तराकीब का इस्तेमाल किया है। तराकीब जमा है तरकीब की, तराकीब जमा है तरकीब की। गालिब ने भी मोमिन की मानी आफरीनी को खूब सराहा है। गालिब ने भी इनके काम को बहुत सराहा है, क्योंकि गालिब इनके ख़ास दोस्त भी थे। इनके अशार सादगी और पुरकारी के बेहतरीन नमूने जाने जाते हैं। इनके अशार सादगी और पुरकारी के बेहतरीन नमूने जाने जाते हैं। बात करते हैं इनके तसानीफ़ के बारे में। उर्दू और फ़ारसी में इनके दीवान हैं, इनके मोमिन के। इन्होंने गज़लों के अलावा कसीदे, मसनवियाँ और रुबाइयाँ लिखी हैं। मोमिन की कुलैयात में कुल 12 मसनवियाँ हैं। कितनी हैं? 12 मसनवियाँ। नाम देख लीजिए, नाम याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि 12 मसनवियाँ हैं। कौन सी है? शिकायत सितम, क़िस्सा गम, क़ौल गमी, कफ़ आतिशी, हसनैन मग़मूम, आहुज़ारी मज़लूम, मसनवी जिहाद, असरार इश्क, दर मातम हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान, निकाह यार जानी की तारीख़, नामा मोमिन जाबाज बजानिब महबूबा दिल नवाज, नामा बाज सोज़ो गुदास बसिमत माशूक़ाई तुन्नाब। ये क्या है? इनकी मसनवियाँ हैं। बड़े अजीब नाम है, बहुत ज़्यादा फ़ारसी अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है।
मोमिन ने 9 कसीदे कहे हैं। कितने कसीदे कहे दोस्तों? 9 कसीदे। किन किन के? याद रखिएगा काउंटिंग। 2 मजहबी नात और मनकबत कहे हैं। 4 खुलफाए राशिदीन की शान में कहे हैं। 1 इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कहा है। 1 वाली टोंक नवाब वजीर खां की मदह में किया है। और 1 रईस पटियाला के भाई राजा अजीत सिंह की तारीफ में लिखा है। इस तरह टोटल मिला कितने हो जाते हैं? 9 कसीदे हो जाते हैं। राजा अजीत सिंह ने मोमिन को हाथी दिया था। क्या दिया था? हाथी दिया था। मैं पहले शायद आपको मसनवी वाले चैप्टर में ये चीज़ बता चुका हूँ। इनकी फारसी की एक मशहूर तसनीफ इंशाए मोमिन के नाम से भी है। बात करते हैं अकवाल की, यानी कौल की। मोमिन के बारे में लोग क्या कहते हैं? ज़ियाउद्दीन बदायूं ने इनकी शायरी को मकर शायराना कहा है। क्या कहा है? मकर शायराना कहा है, यानी कि शायरी में एक मकर, एक फरेब, एक धोखा है। नियाज़ फतेहपुरी कहते हैं, इनका कहना है कि अगर मेरे सामने तमाम मुतअक्किदीन शुअरा का कलाम रख दिया जाए तो मैं बिला तामुल, बिना झिझक के कह दूंगा कि मोमिन का कलाम छोड़कर बाकी सब उठा लो। इनको मोमिन कलाम इतना ज़्यादा पसंद था। एक बहुत स्पेशल कोट है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मोमिन का एक शेर है। कौन सा? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मैं गाली वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, और मोमिन की जब गज़ल पढ़ाई थी तब भी बात बता चुका हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बारे में गालिब ने कहा था कि मैं इसके बदले में अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। गालिब इस एक शेर के लिए पूरा दीवान क्या करने को, उनको देने को तैयार थे। उनको ये शेर इतना ज़्यादा लुभाया, इतना ज़्यादा पसंद आया था। अब बात करते हैं वफ़ात की। वफ़ात भी थोड़ी इनकी स्पेशली है, कुछ एक्सीडेंटली है। मोमिन की वफ़ात 1852 में कोठे से गिरने की वजह से हुई थी। मोमिन की वफ़ात दिल्ली में हुई थी और 1248 हिजरी में हुई थी। हिजरी याद ना रहे तो आपको वफ़ात, सन वफ़ात तो याद रखना ही है। इस हादसे में उनके हाथ और पैर टूट गए थे। हाथ और पैर टूट गए थे, बाद में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी कब्र पर ये अल्फाज कुंदा हैं। कुंदा मतलब होता है गुदा हुआ, खुदा हुआ, खोद के जो लिखाई होता है, लिखा हुआ। क्या लिखा है? फारसी में लिखा है दस्तो बाजू बशिकस्त। दस्तो बाजू बशिकस्त यानी हाथ पैर टूट गए। हाथ पैर टूट गए और उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मोमिन का टॉपिक क्या होता है? आपका ओवर होता है। इसके बाद ऑलमोस्ट मैं आपको 26 पेज पढ़ा चुका हूँ। अब मैंने मोमिन के बारे में मोमिन का मुख्तसर जायज़ा और मोमिन का तफसीली जायज़ा दोनों ही रूप में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया है। पर इतना यहाँ पर बयान करना और क्लास को 2 घंटे का बढ़ाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा। अगर आपको बाद में मोमिन के बारे में पढ़ना है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब आपको नोट्स में बता चुका हूँ। 26 पेज आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको रेड कलर में कोने में। इसके बाद 26 के बाद 1, 27, 28, ऑलमोस्ट मैं उम्मीद करता हूँ 60 तक ये पेजेस हैं। उन 60 पेजेस में मोमिन की पूरी हालात ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी अहम बातें हैं, जो ख़ास बातें हैं, जो शायद आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार हम चीज़ों को जब कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए 2 बातें मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है पॉइंट, एक होता है नोट्स, एक होता है चैप्टर मैन। अगर हम चैप्टर की कहानी पूरी पढ़ लेते हैं पूरा ढंग से तो हमें चैप्टर की काफ़ी बातें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ पॉइंट पढ़ लेते हैं तो हम कहानी को समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, कहानी आखिर थी क्या, पैदाइश को लेकर, उनकी वफ़ात को लेकर, उनकी तसानीफ़ को लेकर, उन सब बातों को हम समझ ही नहीं पाते हैं, या यूँ समझ लीजिए अपने आप से, हम अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि हमें एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। इस चैप्टर की 60 पेज की इस फाइल को मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर देखकर आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मोमिन के लाइफ में कैसे कैसे हालात कैसे पेश आए हैं, क्या दरपेश आए हैं, उनकी ज़िंदगी की सारी बातों को आप कनेक्ट कर सकें, याद कर सकें, समझ सकें। और उसके बाद जो वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उन नोट्स को एक बार आप सरसरी तौर पर नहीं बल्कि मजबूती तौर पे उन चीज़ों को देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम उनसे बाहर आने वाला कुछ भी नहीं है। कोशिश की गई है आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की, ताकि आपका इम्तिहान में कोई सवाल छूटे नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल करेगा। आप तमाम ही का शुक्रिया कि आप सभी ने क्लास को अभी तक झेला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।